हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अपना यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज की? यूपी पुलिस री एग्जाम की। और ये तैयारी इसलिए की जा रही है कि अभी पीछे आपका ये एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का सबसे पहले नंबर पे जब ये एग्जाम हुआ। और उसमें बता दें कि लगभग 50 से 52 लाख बच्चे जो है फॉर्म डाले थे और उसमें से 48 लाख बच्चे फॉर्म देने गए थे। ठीक है। उसके बाद बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ और बहुत प्रयास किया गया बच्चों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, तमाम संस्थाओं के द्वारा। उन सब के द्वारा ये प्रयास करने के बाद जो है पेपर को रद्द किया गया यूपी पीआरबी के द्वारा। और उसके बाद अब जो है री एग्जाम होने की पूरी संभावना है। ऐसा इसलिए संभावना है क्योंकि इसमें फॉर्म की जो संख्या है बहुत अधिक है। इसलिए ये आप समझ के चलिए कि जून या जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है और एग्जाम 1 से 2 महीने के बाद जरूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, अभी चलने वाला है, जिसकी घोषणा हो चुकी है। तो लोकसभा का चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, जून में डिक्लेरेशन हो जाएगा कि कौन जीत रहा है या हार रहा है, जैसे भी हो, उसके बाद जो है आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्या, किस चीज का? जीके और जीएस का। देखिए भाई, आपको बता दें कि जीके और जीएस का जो वेटेज है वो 38 नंबर का है और ये 38 नंबर आपके एग्जाम में आपके सिलेक्शन को दूर भी कर सकता है और पास भी कर सकता है। ऐसा इसलिए है कि जो जीके और जीएस होता है ये पूरा फैक्ट के बेस पर आधारित होता है। फैक्ट का मतलब यही होता है कि आप जैसे आपका जो भी इसमें पढ़ेंगे उसको आपको याद करना पड़ेगा और वो चीजें आप रिवाइज करेंगे, आपको आपका नंबर से कोई जुदा नहीं कर सकता। तो इसमें कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको पढ़ना पड़ता है। इन सब्जेक्ट का मेन टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे, तो हमारा 38 में से कम 38 में से आपका 30 से 32 सवाल सही होने की पूरी संभावना है। और ये इसलिए है, फुल मार्क नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी पूरा महारथी नहीं होता किसी भी चीज में। और ये तो जीके जीएस से अथाह है, लेकिन हाँ, इसकी एक क्राइटेरिया है कि इसके बीच में सवाल पूछे जाएंगे। तो आप 30 से 32 सवाल सही कर सकते हैं, प्लस माइनस मार्किंग भी है, तो इसका भी ध्यान देना है। आप लोग आशा करते हैं कि अपने सभी प्रैक्टिस सेट को सही तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। जो भी सवाल होता है आप उस सवाल का आंसर करिए, आंसर करने के बाद उस टॉपिक को नोट करिए और अपनी बुक के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से उस चीज को पूरा रिवाइज करिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस नंबर 10 के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करिएगा। माउंट आबू में जो स्थित मशहूर दिलवाड़ा, क्या दिलवाड़ा मंदिर है, यह निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? देखिए, जो समुदाय होती है, जैसे सिख धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, ठीक है, हिंदू धर्म हुआ और आपका मुस्लिम धर्म हुआ, इसमें जो तीर्थ स्थल का मतलब ये होता है कि वह जो है उस स्थान पर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। ठीक है, तीर्थ स्थल का मतलब यही होता है। जो ईसाई लोग होते हैं वो चर्च में जाते हैं और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मस्जिदों में जाते हैं और हिंदू धर्म लोग मंदिर में जाते हैं। तो इनका तीर्थ स्थल होता है जगह जगह पर। तो ये पूछा जा रहा है कि माउंट आबू में जो स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर है वो किसका है? ठीक है, किस समुदाय का है? क्या बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, या सिख धर्म का है, या फिर आपके पारसी धर्म का है? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन क्या सही होगा? तो ये जो दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू का, ये आपके जैन धर्म के समुदाय के लोगों से संबंधित है। किस समुदाय के? जैन धर्म के समुदाय से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर में आपके पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, रेडियो का पुलिस का जो वैकेंसी हुआ था अभी पीछे, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि माउंट आबू में स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय से संबंधित है? तो यह आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म में जो भी तीर्थंकर हुए हैं उसमें से 4 से 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट, पहले नंबर पर पार्श्वनाथ है इंपॉर्टेंट। और जैन धर्म में आपके गौतम बुद्ध साहब है, कौन? महावीर, जिनको महावीर स्वामी। ठीक, यह जैन धर्म के एक अनुयायी थे। ठीक है, तो ये इतना आप लोग याद रखिएगा कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। दिलवाड़ा मंदिर जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि जो दिलवाड़ा का मंदिर है यह 5 मंदिरों से मिलकर बना है। कितने मंदिरों से? 5 मंदिर से मिलकर के ये दिलवाड़ा का मंदिर बना है। ठीक, 1 2 3 4 और 5,
5 मंदिरों से मिल करके ये दिलवाड़ा का मंदिर बना है। और ये दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो आपके राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। कहां पर? सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर। और ये किसके लिए समर्पित है? ये जैन मुनियों के लिए है। जैन समुदाय के लोग जो उनका तीर्थस्थल है दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और पढ़ करके इस सवाल का जवाब दीजिए। और ये जो है मुगल साम्राज्य से संबंधित है ये सवाल। किससे? मुगल साम्राज्य से। तो देखिए टॉपिक मिली आपको, मुगल साम्राज्य को भैया जाके पूरा पढ़ डालिए। और जाके पढ़ने का मतलब क्या है जानते हैं? खाली आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 बादशाहों के बारे में आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। बस 5 से 6, जिसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आपका बाबर हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किसको हरा करके? लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हरा के। कब? 1526 में, पानीपत में। ठीक है, अब देखिए बाबर के बाद आपका हुमायूं आया। हुमायूं के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 पॉइंट अगर खाली पढ़ेंगे वो सफिशियंट होगा। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद आपका शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। इतना पढ़ लेंगे आपके लिए सफिशियंट होगा। और अंतिम बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी के वक्त में 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको लीड किया था दिल्ली में बैठ करके। ठीक है ना? तो देखिए इस सवाल को पढ़िए कि सन 1540 में, कब भैया? 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी उसमें शेर शाह और किसके बीच में युद्ध लड़ा गया था? तो बताइए, शेर शाह और किस एक और योद्धा के बीच में लड़ाई हुई थी? क्या बाबर था, अकबर था, हुमायूं था, औरंगजेब था? देखिए सवाल तो आप पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। ऑप्शन पर ध्यान इसलिए देना है कि उसी ऑप्शन के माध्यम से आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर आप देखेंगे बाबर के बारे में, तो बाबर तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था 1526 में, और ये पूछा जा रहा है 1540 के बारे में, तो ये तो नहीं होगा। ओके, अगर ये नहीं होगा तो क्या अकबर होगा, या फिर हुमायूं होगा, या फिर औरंगजेब होगा? बताइए। देखिए 1526 के आसपास है 1540, और दूसरा मुगल बादशाह हुआ था आपका कौन? हुमायूं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हुमायूं है यही जो है कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी से मुकाबला किया था। अच्छा, जब शेर शाह सूरी से इसकी लड़ाई हुई उस समय शेर शाह सूरी जो था वो अफगान का था। कहां का? अफगान का, अफगान शासक। और यह उस युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हरा देता है, और हरा करके शेर शाह यानी सूरी वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की? सूरी वंश की। तो सूरी वंश की स्थापना कौन करता है? शेर शाह सूरी। किसको हरा करके? आपके मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह यानी हुमायूं को हरा करके। किस सन में? 1540 ईस्वी में। इतना चीज इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, और मुगल साम्राज्य पूरा पढ़ डालिएगा। उसका मेन मेन फैक्ट, मेन मेन पॉइंट पकड़िएगा और उसको पढ़ डालिएगा और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कराने का पर्पज यही होता है कि आपको टॉपिक का ज्ञान होता रहे, कि चीजें कहां से सवाल बनता है, उन सब चीजों को पढ़ने का प्रयास करिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पढ़िए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? अच्छा, करो या मरो का नारा दिया किसने था, कब दिया, किस लिए दिया, और क्यों दिया? तो बताइए। खिलाफत आंदोलन से जुड़ा था। तो देखिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? दांडी यात्रा कब हुई थी? आपके 1929-30। और असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इस सवाल का आंसर क्या सही होगा आप लोग बताइए। तब तक मैं बता देता हूं कि करो या मरो का नारा जो किसने दिया था, वो आपके महात्मा गांधी साहब ने दिए थे।
महात्मा गांधी। ठीक है, कौन दिया था? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में। देखिए 1942 में जब ये चलाया गया आपका भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत की जा रही है किस डेट से? 8 अगस्त, 8 अगस्त सन 1942। ये डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया जाता है और उसी में जनता को एक्टिव करने के लिए, जनता को एक साथ लाने के लिए कि सब लोग मिलजुल करके अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े, राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, और जनता के बीच में ये जानकारी, ये मैसेज जाए कि हम लोग अंग्रेज के खिलाफ युद्ध करने वाले हैं या अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले हैं। अब अंग्रेज भारत को आजाद करें और छोड़ करके अपने देश चले जाए। इसलिए उन्होंने नारा दिया करो या मरो। अब ये इसके बाद हमारे पास कभी चांस नहीं मिलेगा कि भारत आजाद हो सके। इसलिए महात्मा गांधी जो है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से करो या मरो का नारा देते हैं। और इसी करो या मरो के नारा के बाद 9 अगस्त को, एक दिन बाद 9 अगस्त को ब्रिटिश के जो वायसराय हुआ करते थे उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, ये ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 को चलाया गया और इसलिए चलाया गया कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन में करो और मरो का जो नारा दिया गया, इससे पूरी जनता एकजुट हो रही थी, जागरूकता फैल रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया जा रहा था 1857 के विद्रोह के तहत। उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। किसने? ब्रिटिश वायसराय ने, जो भारत के वायसराय उस समय थे, उन्होंने चलाया। और इसके तहत महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम प्रकार के बड़े बड़े नेताओं को क्या किया गया? बंदी बनाया गया, उनको कारागार में डाला गया, उनके खिलाफ मुकदमा किए गए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। और यह सवाल पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन जो जीरो आवर था वो किस लिए लगाया गया, क्यों लाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो चालू हुआ था उसके बाद, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को लागू हुआ और 9 अगस्त 1942 को आपका ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना फैक्ट हम लोग देख लिए। अब इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जो है करो या मरो का नारा देते हैं। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या पढ़ना है? ये चारों आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी यानी गांधी युग के बारे में भी पढ़ना है। चीजों को नोट करिए। इन सब चीजों में से आपको क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं कि देखिए पढ़ना क्या है। खिलाफत आंदोलन पहले नंबर पे नोट करिए, दूसरे पर दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, और तीसरे नंबर पर आपका भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें भी महात्मा गांधी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, आज का आपका तीसरे क्वेश्चन से इतनी टॉपिक कवर करनी है। श्योर है आपको करनी है, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से करें या किसी भी कोई भी बुक हो उससे करें, या फिर अगर आप कहीं पढ़ करके नोट्स बनाए हैं तो आप उसके माध्यम से करिए। मैं इन सारी टॉपिक का जो बताया हूं सबका डीप में पढ़ा जाएगा जब हम लोग हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब की जो है थ्योरी क्लास स्टार्ट होने वाली है आपके चैनल पे। तो सबकी एक एक करके क्लास चलेगी। अगर आपको बेस बनाना है जीरो लेवल से तो आप उन क्लास में जो है क्लास को अटेंड करिएगा और डीप में जाकर के पढ़िएगा। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, किस लिए चलाया गया, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, सबके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। अस्तित्व का मतलब यह होता है कि वह बन करके जब तैयार हुआ तो पूरी तरह से तैयार कब हुआ संविधान। तो देखिए
जो हमारा संविधान था, संविधान, यह इसकी पहली बैठक हुई थी आपकी कब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, और जो अस्तित्व था वो अस्तित्व में कब आया था ये संविधान? तो क्या 15 अगस्त 1947 को आया, 26 नवंबर 1948 को आया, या 26 जनवरी 1950 को, या 6 नवंबर 1948 को आया? तो देखिए, जो संविधान था वो आपका बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कब बन करके तैयार हुआ था? 26 नवंबर सन 1949 को। क्या इसी को मान लिया जाए किसी दिन अस्तित्व में आया? देखिए, अस्तित्व का मतलब होता है कि कोई चीज अब हमें अंगीकृत कर लिया गया या एडॉप्ट कर लिया गया, प्राप्त कर लिया गया। हालांकि क्वेश्चन के माध्यम से तो ये सही है, लेकिन सही तरीके से संविधान लागू कब हुआ? तो वो लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी को। 26 जनवरी, और ईयर कौन सा था? तो 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। इससे दो सवाल बनने की पूरी संभावना होती है। अगर पूछ दिया जाए कि संविधान लागू कब हुआ और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इस तरह से तो संविधान दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, संविधान का कुछ आर्टिकल जो है वह 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। इसलिए हमेशा 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, यानी संविधान दिवस मनाया जाता है। और अगर आपके एग्जाम में सवाल यह पूछ दे कि संविधान जो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तब डेट आप लगाएंगे 26 जनवरी सन 1950। और यह पूछे कि अंगीकृत कब किया गया संविधान, तब आप लगाएंगे 26 नवंबर 1949 को। ये दो चीजें याद रखिएगा, ठीक। और जो भारतीय संविधान है यह अस्तित्व में आया ऑप्शन के हिसाब से 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, देखिए, भारतीय संविधान का, संविधान से फिर एक सवाल आया आपके लिए कि जो आर्टिकल 48A है, देखिए 36 से 51 जो आर्टिकल है ना, वो आपके भाग 4 में आता है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है। भाग 4 में क्या है? भाग 4। आपके संविधान में 25 भाग है, उस 25 भाग में से चौथे भाग में है आपका राज्य का नीति निदेशक, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है। किस भाग में है? भाग नंबर 4 में है, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत। और इसके आर्टिकल कितना है, अनुच्छेद कितना है? तो 36 से 51। कितना है दोस्तों? 36 से 51। तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में है राज्य का नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत। और ये संविधान जो है, ये भाग 4 किस देश से लिया गया है? तो बताइए, इस जो है यह भाग 4 आयरलैंड से लिया गया। कहां से? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अनुच्छेद 48A जो है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन क्या है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, या फिर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या सही होगा? क्या राज्य सरकार होगा, या केंद्र सरकार होगा, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी या डी होगा? तो ये जो अनुच्छेद 48 से है, ये पर्यावरण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। और पर्यावरण का संरक्षण इसलिए जरूरी है कि बिना पर्यावरण के जीवन यापन करना किसी भी जीव के लिए पॉसिबल या संभव नहीं है। तो इसके लिए अधिनियम बनाया गया और उसके लिए एक आर्टिकल बकायदा बनाया गया, और वो आर्टिकल नंबर क्या है आपका? 48A है। अगर ये पूछा जाए कि 48A किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और ये संविधान के किस भाग में है? तो ये भी बताइएगा कि भाग 4 में है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, इसको पढ़िए कि लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है कितनी? बताइए। देखिए, ये सवाल जो है कंफ्यूजन भी करता है। कुल सदस्य देख करके लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये तो भैया लोकसभा की बात कर रहा है क्या,
लोकसभा भी है और कुल सदस्य भी है, और इसमें क्या करेंगे 550 करके चले आएंगे। लेकिन हालांकि इसमें 550 ऑप्शन है नहीं, तो 530 पर ही जाएंगे ज्यादातर। ठीक, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या सही तरीका है इसका। देखिए, सबसे पहले आप की पॉइंट पकड़िए, किसी भी प्रश्न को पढ़ने में आप एक चीज को पकड़िए, शब्द और उसका की पॉइंट क्या है। ये राज्य के बारे में पूछ रहा है कि राज्यों से लोकसभा में कितनी सीटें रखी गई हैं अधिकतम। हमारे यहां दो चीजें हैं, भारत में देखा जाए तो दो चीज है। क्या दो चीज है? एक तो आपका राज्य है और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये जो सवाल पूछ रहा है, ये यही पूछ रहा है कि राज्य से कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, किसमें? आपके लोकसभा में। लोकसभा क्या है ये तो आपको पता ही होगा, हमारे संसद का एक पिलर है। संसद में तीन पिलर हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी में से एक है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? निम्न सदन या उच्च सदन? बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या कहा जाता है। तो ये जो भारत है, यहां पर दो है, एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सवाल में पूछ रहा है कि लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए, टोटल अगर सदस्यों की संख्या देखी जाए तो वो अधिकतम 550 होती है, राज्य से जो होती है वो आपकी 530 होती है। राज्यों से लोकसभा में 530 सदस्य अधिकतम लिए जा सकते हैं, और केंद्र शासित से कम 20 सदस्य। ठीक है, तो 530 और 20 मिलाकर के कितना हो गया? 550। इस ऑप्शन की तरह जाए अगर हम लोग जाएं तो क्या 630 होगा या 430 होगा, 530 या 330? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या सही होगा? तो देखिए कितना होगा, 530। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग संसद के बारे में। कई दफा हम आप लोगों को बता चुके हैं, जब भी हम प्रैक्टिस के माध्यम से आपको सॉल्व करवाते हैं, पॉलिटी से सवाल आता है और संसद से पूछा जाता है, तो उसके आर्टिकल को भी बताते हैं, और जो संसद के जितने भी उसके स्तंभ है उसके बारे में भी मैं बताता हूं। एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूं कि जो हमारा संसद है वह आर्टिकल नंबर 79 में है, यानी 79 में है। उसके बाद आता है आपका एक है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के हमारा संसद तैयार होता है। इसमें से जो राज्यसभा है वो आर्टिकल नंबर 80 में बताया गया है, लोकसभा 81 में बताया गया है, और भारत में एक राष्ट्रपति होगा वह आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है। ये जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कहां करता है? राज्य में करता है या फिर दूसरे देश में करता है? तो जो हमारा देश होता है या कोई भी देश का प्रमुख जो होता है, मान लीजिए हमारा इंडिया है, इंडिया अगर किसी देश में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी बैठक में जा रहा है, मान लीजिए जापान गया, ऑस्ट्रेलिया गया या फिर अमेरिका गया, तो वो किस नाम से जाना जाएगा? भारत नाम से तो जाना ही जाएगा, लेकिन जो उसका मेन प्रतिनिधि होता है वह हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नाम से ही हर चीज पर साइन होगा वहां पे, जो भी MOU होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति हमारे भारत का पहला व्यक्ति होता है। कभी कभी अगर सवाल यह भी पूछा जा सके कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो आप जवाब दीजिएगा, बताइएगा कि जो राष्ट्रपति होता है भारत का वह प्रथम व्यक्ति होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आप याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर, जो आपके सौर ऊर्जा से संबंधित है, सोलर पैनल से। देखिए, सौर ऊर्जा का मतलब ये होता है ना, ये आपका क्या है? सूर्य है। मान लीजिए यहां से जो भी किरण निकलती है इसको हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करते हैं। किस प्रकार से? पैनल लगा करके। आज के समय में आप देखे होंगे तो बड़े पैमाने पर भारत में सौर ऊर्जा यानी सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस सौर ऊर्जा का हेडक्वार्टर जो आपको देखने को मिलेगा भारत में, वो आपके हरियाणा के गुड़गांव में है। ठीक है, और इस पे काफी छूट भी दी जा रही है सरकार की तरफ से कि आप लोग विद्युत को अगर सेव करना चाहते हैं, मतलब बचाना चाहते हैं, तो अगर सोलर पैनल के माध्यम से आप अपने यंत्र को चलाएंगे। और ऐसा भ्रामक भी फैलाया जाता है कि सोलर पैनल जो है बहुत महंगा मिलता है, और उसका रिकंस्ट्रक्शन जो होता है, मतलब उसकी साफ सफाई जो होती है, उसके चार्ज जो होते हैं, बैटरी बदली जाती है, उसमें बहुत खर्च आता है। तो ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से तमाम प्रकार की पहल उस पर दी जा रही है, और छूट भी हो रहा है कि कुछ % का उसमें छूट दिया जाएगा। EMI के माध्यम से आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो सौर ऊर्जा है यही पूछ रहा है कि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, क्या संलयन प्रक्रिया से, दहन प्रक्रिया से, या विखंडन प्रक्रिया से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सौर ऊर्जा जो होती है वह किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये जो सूर्य है हमारे सौर मंडल का सबसे प्रमुख क्या है, ग्रह है? नहीं, याद रखिएगा कभी भी सूर्य ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रह वह होता है जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है भैया। जिसके पास स्वयं का प्रकाश है वह तारा कहलाता है, और जिसके पास स्वयं का प्रकाश ना हो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाता है ग्रह। ग्रह मतलब प्लेनेट, और जो प्लेनेट है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से मिलकर के बना है। इसका मतलब होता है परिक्रमण। परिक्रमण, और परिक्रमण का क्या मतलब होता है कि जो चक्कर लगाए, घूमे, किसी चीज का घूर्णन करे और परिक्रमण करे। देखिए घूर्णन और परिक्रमण में भी अंतर है। अब बताइए जो हमारे यहाँ दिन और रात का होना होता है वो परिक्रमण के माध्यम से होता है पृथ्वी के, या फिर घूर्णन के माध्यम से? पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है एक साथ, पता है अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये इसी तरह से रोटेट हो रही है। जब ये रोटेट कर रही है अपने ध्रुव पे स्थिर होकर के, तो वो कहलाती है घूर्णन। कोई चीज एक जगह स्थिर होकर के अगर घूमेगी तो वो घूर्णन कहलाता है, और अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं इस तरह से तो ये परिक्रमण कहलाता है। तो जो घूर्णन होता है उसी के माध्यम से दिन और रात का होना संभव होता है। अगर पृथ्वी परिक्रमण नहीं करती तो दिन रात नहीं होता, सॉरी घूर्णन नहीं करती तो। और परिक्रमण के माध्यम से ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे बरसात का मौसम आना, फिर गर्मी का, शीत ऋतु का, बसंत ऋतु का। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, जियोग्राफी से संबंधित है, जो आपके हिमालय पर्वत से संबंधित है। पढ़िए, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? देखिए हिमालय पर्वत को वलित पर्वत भी कहा जाता है। वलित पर्वत, वलित पर्वत का मतलब होता है कि जो कई पर्वतों से, कई चट्टानों से, कई परतों से मिलकर के बनता है, यानी परतदार पर्वत से मिलकर के ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि हिमालय पर्वत जो है अभी भी इसमें विकास हो रहा है, हिमालय पर्वत अभी भी बढ़ रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन, जब देखिए हिमालय पर्वत का निर्माण ऐसे होगा जब इंडियन प्लेट जो है एशियन प्लेट से टकराई। अब आप ही समझ लेते हैं कि जब दो चीजें आपस में टकराएंगी, या तो एक नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे धसेगा और जिसकी कम होगी वो ऊपर रहेगा। तो इसी के माध्यम से यहां पर ये फोल्ड हुआ और आपके माउंटेन यानी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, बताइए हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है? क्या परतदार पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, या प्राचीन पर्वत है, या फिर अपशिष्ट पर्वत है? दुनिया में सबसे प्राचीन पर्वत के बारे में अगर बात की जाए तो अरावली का जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है, कहां की? अरावली। अरावली आपको, अरावली का मुख्य जो भाग आपको देखने के लिए मिलता है वो आपके राजस्थान में मिलता है। और अरावली ही पर्वत की एक श्रृंखला है रायसीना हिल्स, जिस पर हमारे राष्ट्रपति का क्या है, भवन है, राष्ट्रपति भवन। कहां पे है ये? दिल्ली में है। ठीक, तो इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा। और हिमालय पर्वत जो है वह परतदार पर्वत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं अपने। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, भारत में हरित क्रांति, कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। देखिए क्रांति से कम 3-4 सवाल बनने की संभावना होती है। जैसे आपकी श्वेत क्रांति हुई, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक, ये हरित क्रांति हो ही गया। फिर आपका येलो क्रांति होती है एक, पीली क्रांति। इस प्रकार से 3-4 क्रांतियां हैं। अगर आप देख लेंगे आपके एग्जाम में सवाल बनने के चांसेस अगर रहेंगे तो आप उसको सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो जो हरित क्रांति है इसके जनक कौन है? क्या जी पॉल है, वॉन नील है, या एमएस स्वामीनाथन है, या फिर डॉक्टर मिशेल है? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या सही होगा? हरित क्रांति जो है इसके बारे में आपको बता दें, ये कृषि से संबंधित है। किससे?
कृषि से। कृषि को इसलिए इतना हमारे यहाँ तवज्जो दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ लगभग अधिक से अधिक जनसंख्या जो है कृषि पर ही डिपेंड है। यहाँ की जीविका जो है कृषि पर चलती है और इसी के लिए हरित क्रांति का जनक जो है इनको एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। यह कृषि के ऊपर बहुत सारा सर्वेक्षण किए और काम किए। कब लागू हुआ? तो 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और ये कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के तौर पे जाना जाता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे पहली बात तो ये समझ आए कि प्लेटफॉर्म बोला जाता है कि जहां पे रेलगाड़ी जो है, आपका ट्रेन जो है आकर के खड़ी होती है, उसको बोला जाता है रेलवे प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म। ठीक है, और जो रेलगाड़ी है, ये कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि रेलगाड़ी को हिंदी में क्या बोला जाता है। यह आपके हिंदी के क्लास से ही संबंधित सवाल है। अक्सर हिंदी में पूछा भी जाता है, हिंदी के सवाल में, कि जो रेलगाड़ी है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है लौह पथगामिनी। क्या? लौह पथगामिनी। इसका मतलब ये होता है, देखिए हिंदी कितनी कठिन है। लौह पथगामिनी, इतना बड़ा नाम कौन लेगा बताइए। अभी मान लीजिए आपकी कोई भी ट्रेन, साबरमती ट्रेन है, तो उसको ये बोलेंगे कि साबरमती लौह पथगामिनी आ रही है, आ जाइए बैठ जाइए, ऐसा बोलेगा कोई? नहीं। लौह मतलब लोहे पे, पथ मतलब रास्ता, और गामिनी मतलब चलने वाला। तो लोहे के पटरी पर या लोहे के रास्ते पर चलने वाली जो चीज होती है उसको ट्रेन बोला जाता है या रेलगाड़ी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है भारत में सबसे लंबा, क्या ये अमृतसर में है या काठगोदाम में है या फिर गोरखपुर में है या कानपुर में है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो जो भारत में है सबसे लंबा वो है रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में। कहा? गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ये लगभग 1335 मीटर के आसपास है। 1335 मीटर का मतलब ये हुआ कि 1.3 किलोमीटर के आसपास इतना लंबा है आपका ये प्लेटफॉर्म। इस पे 2 ट्रेन एक साथ खड़ी हो सकती है और एक ट्रेन में अगर 26 डिब्बे हैं तो इस प्रकार से 2 ट्रेनें इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो सकती हैं। यानी कि 52 डिब्बे की अगर कोई ट्रेन है तो वो इस पर खड़ी हो जाएगी। ये भारत का सबसे लंबा, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कहां पर है? गोरखपुर में। और गोरखपुर कहां पड़ता है? आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये सबको पता है, लखनऊ है। ठीक, और यूपी की जो राजधानी है वो आपको पता है लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आदित्यनाथ योगी हैं। और अगर गवर्नर की बात किया जाए तो आनंदीबेन पटेल है। इस क्वेश्चन से इतना सवाल आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? लेखा वर्ष का मतलब ये होता है ना भाई कि वह वहां से अपना कार्य करना उस वर्ष का शुरू करता है। उसमें जो भी उसकी रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट जारी करता है जीडीपी के लिए, जीएसटी के लिए, तमाम चीजों के लिए। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसको बोला जाता है आरबीआई भी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 को। और जब इसकी स्थापना हुई, भारत आजाद हुआ, उसके 2 वर्ष के बाद यानी भारत 47 में आजाद हुआ और 1 जनवरी सन 1949 को, डेट याद रखिएगा कब? 1 जनवरी सन 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया यानी राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके पहले यह राष्ट्रीय बैंक नहीं था। तो डेट याद रखिएगा कि इसका ये अपना राष्ट्रीय बैंक कब हुआ? 1 जनवरी सन 1949 को। इसके वर्तमान में जो गवर्नर हैं वह है आपके शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और अगर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देखा जाए तो आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगा। कहां पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। तो बताइए
इस बैंक का जो लेखा वर्ष है, क्या वो अप्रैल मार्च में है, अक्टूबर या सितंबर में है, जुलाई जून में है, या जनवरी या दिसंबर में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। इसके सारे फैक्ट्स को मैं आपके सामने खोल के रख दिया हूं, आप इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनका संचालन यही रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी गाइडलाइन जारी करता है, उन्हीं गाइडलाइन के माध्यम से जितने भी प्राइवेट बैंक है या सरकारी बैंक है, इसी के माध्यम से उनको फंड दिया जाता है और इसी के माध्यम से वो संचालित होते हैं। तो रिजर्व बैंक इंडिया जो है, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो जुलाई और जून है, यानी जून और जुलाई, इसमें आपका लेखा वर्ष कहलाता है, शुरू होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? देखिए, साक्षरता दर का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि ये कोई क्या है, आपका स्टेट है, राज्य। इसमें ये देखा जाता है कि इसमें पुरुष यानी मेल और फीमेल कितने एजुकेटेड लोग हैं, इसी के माध्यम से एक एवरेज निकाला जाता है और बताया जाता है कि इस राज्य की साक्षरता दर इतनी है, 100 में इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, यही साक्षरता दर होती है आपकी। तो इन चारों राज्य में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम में से कौन सा राज्य इसमें से, इन चारों में से पूरे भारत में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन है, ये नहीं पूछ रहा सवाल। सवाल ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है? क्या उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में या मिजोरम में? तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। तो केरल राज्य का नाम आप लोग सुने होंगे। किसका? केरल का। केरल मैप में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि केरल कहां पे है। देखिए, ये हमारा दक्षिण भारत का मैप है, ठीक है। यहां पर आपका केरल पड़ता है और ये आपका है कर्नाटक। यहाँ गोवा, फिर इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात, तमाम राज्य आ जाएंगे। यहां पर देखिए आपका तमिलनाडु, ठीक, और आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से आपका तटीय राज्य भी आ जाते हैं। तो यही है आपका केरल। क्या है? केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा। और जो केरल है, यह पश्चिमी घाट पर स्थित एक राज्य है। कहां पर? पश्चिमी घाट। और जो पश्चिमी घाट है, यह आपका एक हॉट स्पॉट भी है, जैव विविधता भी है। पूरे भारत में जैव विविधता कितनी है, तो आप लोग बताइएगा, 4 ठो। और वो 4 ठो जैव विविधता कौन है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग सर्च करिए। अगर आ रहा है तो ऑप्शन में लिखिए, नहीं आ रहा है तो खोज करके नोट डाउन करिए और उसको रिवाइज करिए। भारत में 4 हॉट स्पॉट है, उसमें से एक है आपका पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट में एक राज्य है आपका केरल, और इसी केरल राज्य में जो है सबसे ज्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। क्या? साक्षरता। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। कितना है? 91%। 91%, यानी हर 100 में से 91 व्यक्ति यहां पे साक्षर हैं। दूसरे नंबर पर आपका मिजोरम पाया जाता है। मिजोरम, ठीक है। ये जो मिजोरम है, इन ऑप्शन में सबसे ज्यादा साक्षर जो है वह मिजोरम है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कोई है, वो मिजोरम है, ठीक है। और केरल पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पर है, क्या? साक्षर राज्य में, ठीक है। देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? देखिए क्वेश्चन आप देखिएगा, ये जो नहीं है या है, इसको पकड़ने का प्रयास करिएगा। और एक चीज जानिए कि सदिश और अदिश होता क्या है। सदिश, अदिश। सदिश और अदिश को सिंपल वे में आप समझ लीजिएगा कि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो। अब ये परिमाण क्या होता है? जैसे आप अगर किसी डायरेक्शन में भी जा रहे हैं और उसका कुछ परिमाण भी मिल रहा है, तो वह होती है आपकी सदिश राशि। और जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा का बोध ना हो, वो आपकी होती है अदिश राशि। तो सदिश और अदिश, इसमें सवाल पूछ रहा है कि क्या कार्य सदिश राशि है या अदिश राशि है, विस्थापन, बल या वेग। देखिए, विस्थापन कभी भी
बिना परिमाण और दिशा के नहीं चलता है, ठीक। और जो वेग है, वेग भी एक दिशा में ही चलता है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। वेग देखिए, वेग का मतलब होता है जो हम ये चल रहे हैं, ये हमारा वेग है, ठीक। और इसमें एक और क्या है, बल। बल जो होता है, किसी भी चीज पर अगर हम बल लगाएं, बल का मतलब ये होता है मैं इस पे फोर्स लगाया, मतलब इसको दबाया तो इसमें कुछ विस्थापन हुआ, कुछ ये सरक गई। सिंपल भाषा में समझा जाए, जैसे मान लीजिए ये है, मैं इसको ऐसे सरका दिया तो ये पेन यहां से यहां गई, तो ये विस्थापन हुआ। और यही दर्शाता है कि इसमें बल हुआ, एक दिशा में भी हुआ और परिमाण भी मिला कि वस्तु सरक गई, इसलिए यह क्या है, एक सदिश राशि है। बल भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, और जब विस्थापन होता है वो भी एक दिशा में होता है, परिमाण के साथ होता है, इसलिए विस्थापन भी क्या है, आपका सदिश राशि है। लेकिन जो कार्य है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य में परिमाण या दिशा इनमें से कोई एक होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा कि जो कार्य है यह क्या है, एक अदिश राशि है, यह सदिश राशि नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किससे बना होता है। देखिए बिजली का बल्ब का मतलब, जैसे ये मान लीजिए आपका बिजली का बल्ब है, मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ये आपका जो जलता है वो बना है, ठीक है। ये खोटी खोटी है मान लीजिए। तो ये पूछ रहा है कि यही जो है फिलामेंट, ये किस चीज का बना है, बताइए। आप लोग बहुत बल्ब देखे होंगे, आज के समय में तो इसकी ये कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी जो मरकरी होती है उसमें पाया जाता है। आज के समय में क्या चल रहा है, एलईडी बल्ब। एलईडी, इसमें जो विद्युत की खपत होती है बहुत कम होती है। ये वाला बल्ब आपका 100 वाट के आसपास आता था। हम लोग जब बचपन में रहते थे, मतलब घर पे 10 रुपए का बल्ब मिलता था और बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाता था, थोड़ा सा भी लाइट अप डाउन हुई और वो खत्म हो जाता था, यही जो है टूट जाता था फिलामेंट का तार जो है। लेकिन आज के समय में दाम बढ़ा है और बिजली की खपत कम हुई है एलईडी बल्ब के माध्यम से, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है सवाल में कि जो बिजली का बल्ब है ये फिलामेंट किस धातु से या किससे बना है, तो क्या मैग्नीशियम से, टिन से, लेड से या टंगस्टन से। तो जो फिलामेंट है वो आपके टंगस्टन से बनकर बना है, टंगस्टन धातु से। और इसका टेम्परेचर पता है कितना होता है आपका, 34,000 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 3400 के आसपास। इसलिए इसका गलनांक जो है हाई होता है और ये फिलामेंट जल्दी गलता नहीं है। तो बिजली के बल्ब में टंगस्टन जो होता है इसी से आपका फिलामेंट बना होता है, बल्ब जलने का काम करता है। और बल्ब की बात की जाए तो बल्ब जो है इसका आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग सुने होंगे कि हम एक दो एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, ऐसा बहुत मात्रा में मिलता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप परिश्रम सही वे में कर रहे हैं तो सफलता पाने से आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और इंसान सफल तभी होता है जब वो सफलता का प्रयास जो है सही तरीके से नहीं करता होता है। तो ये जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, क्या नाम था इनका, थॉमस एल्वा एडिसन, ये 99 बार फेल हुए थे। और इनका जो बल्ब का आविष्कार है ये लगभग इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, शायद इसके बाद भी अगर ये ना बना पाए हो तो इनको दुख नहीं हुआ होता। लेकिन ये इतनी बार फेल होने के बाद भी अपने मनोबल को डाउन नहीं किए। उसके बाद जो है ये आखिरी में अपना आखिरी अटेम्प्ट, मतलब मान लीजिए लड़ रहे थे, उसमें जाकर के इनको सक्सेस मिली, सफलता मिली, तब जाकर के ये बल्ब के आविष्कारक के नाम से जाने जाते हैं। कौन, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है वह क्या है। हाइड्रोजन एक गैस है, क्या है, गैस। और ये पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं उन पीरियोडिक टेबल के तत्वों में सबसे हल्की गैस अगर कोई है तो वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर हमारे अर्थ पे, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, क्या है, पृथ्वी, यहां पर ऐसा कहा जाता है कि 71% के आसपास क्या है, जल है।
और इतने में भी जो 71% का 97% भाग है वह आपका लवणी है। लवणी का मतलब क्षारीय है, नमकीन है, पीने योग्य नहीं है। इस 97% में जो 3% बचा ये पीने योग्य है, और इस पीने योग्य में 1/3 हिस्सा है आपका हिम के रूप में है। हिम मतलब बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो सोच लीजिए कि शुद्ध पानी, पीने का पानी 3% है, उसमें से भी 1/3 हिस्सा जो है वह बर्फ के रूप में जमा हुआ है। पीने योग्य केवल इसमें से कितना बचता है? 3 में से गया 2 हिस्सा। पीने के लिए कितना कम लिमिट पानी है। हालांकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा देखा जाए तो 71% है, लेकिन ये सभी पीने योग्य नहीं है। अच्छा, ये मैं इसलिए बताया क्योंकि हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के आपका पानी का निर्माण करते हैं। इसलिए पानी का सूत्र हमेशा आपको बताया जाता है कि H2O होता है। ये H2O होता क्या है? एक हाइड्रोजन गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है। कहीं से भी जाए, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप हाइड्रोजन लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, और प्रयोगशाला में ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कर देंगे, उड़ जाएगा। प्रयोगशाला में, लैब में हाइड्रोजन के 2 अणु लेंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु लेंगे। इसके जब इसको आप मिश्रण करेंगे तो आपको जल बन जाएगा, आपका पानी बन के तैयार हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या वो कितनी होती है? तो क्या 4 है, 1 है, 3 है, या बताइए? 2 है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है वह 1 होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 16 प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। तो प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित किसमें होता है? क्या राइबोसोम्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, या न्यूक्लियस में होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पेड़ पौधे होते हैं हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे भी जब अपने लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वो भी ऑक्सीजन को लेकर के CO2 छोड़ते हैं। कब? रात में। इसलिए बोला जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है। तो लोग भैया बोलते हैं कि पेड़ तो हमें ऑक्सीजन देता है, लेकिन जब पेड़ भी अपने लिए सांस लेने का काम करता है, पेड़ भी सांस लेता है, और जब वो सांस लेता है तो वो भी ऑक्सीजन लेता है, और वो जब ऑक्सीजन लेता है रात में तो CO2 गैस छोड़ता है, और वो CO2 गैस रात में छोड़ता है, उस समय वो हानिकारक होता है। लेकिन जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो CO2 को एडॉप्ट करता है और O2 को बाहर करता है, यानी तब हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है यह वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। ठीक, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? कंप्यूटर से संबंधित सवाल है ये आपका। कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। 2 से 3 नंबर के सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्या 64 बिट्स होता है, 128 बिट्स, या 32 बिट्स, या फिर 256 बिट्स? एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स आपको देखने के लिए मिलता है। कितना? 32 बिट्स। ऑप्शन नंबर 17 का, 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट हो जाएगा, 32 बिट्स। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? जो गरबा लोक नृत्य है, लोक नृत्य, फोक डांस बोला जाता है इसको, जो गरबा नृत्य है यह मिजोरम का है, गुजरात का है, या पुडुचेरी का है, या फिर राजस्थान का है? देखिए, गरबा जो है आपके राजस्थान, गुजरात और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लोक नृत्य प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से इसका उद्गम स्थान अगर देखा जाए स्थान, तो वो आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य में। कहां पे? गुजरात राज्य में। तो गरबा याद रखिए कहां पे है? गुजरात का लोक नृत्य डांस है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। पंजाब में देखा जाए तो आपको देखने के लिए मिलता है भांगड़ा। क्या? भांगड़ा। असम में क्या मिलता है? असम में अक्सर पूछा जाता है, जो बिहू के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से 5-6 राज्यों के अगर आप इंपॉर्टेंट लोक नृत्य को देख लेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी।
ठीक है। और एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आप जान सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो सकता है और एक ही क्वेश्चन से आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। तो हर एक सवाल 150 में हर एक सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का सेक्शन हुआ, रीजनिंग का हुआ, मैथ का हुआ, करंट अफेयर्स और जीके जीएस का उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हर एक सेगमेंट का हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। और आशा करते हैं कि आप लोग अपने सारे प्रैक्टिस को सही माध्यम से कर रहे होंगे। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस पूरी करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कितना भी क्लास ले ले, लेक्चर ले ले, 2 घंटा 4 घंटा पढ़ ले, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप उस थ्योरी का, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन करिए, उसका सॉल्यूशन देखिए और डीप में सॉल्यूशन का एनालिसिस करिए, टॉपिक को नोट करिए, पूरे टॉपिक को रिवाइज करिए। इतना काम करेंगे तब आप अपने सफलता के 80% कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हमारा 19 नंबर का सवाल है। क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी, क्या नाम है इनका? भीमसेन जोशी, ये किस घराने से संबंधित हैं? तो बनारस घराना, लखनऊ घराना, किराना घराना या फिर रामपुर घराना। ये फैक्ट है, ये चीजें आपको स्टैटिक जीके की हैं, याद करनी ही पड़ेंगी। महत्वपूर्ण आपके 3 से 4 घराने हैं, जिसमें सबसे लोकप्रिय घराना आपका बनारस है, दूसरे नंबर पर लखनऊ है और एक किराना और रामपुर घराना है। इन घरानों से संबंधित कौन कौन से आपके गायक हैं या वाद्य यंत्र वाले हैं, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन 19 है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो किराना घराना है, इससे संबंधित है आपके भीमसेन जोशी। कौन है? भीमसेन जोशी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है? बताइए क्या है? उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है या नहीं है? इस नहीं को आपको पकड़ना है। ये पूछ रहा है कि नहीं है। अगर यही आप छोड़ देंगे तो आप इसमें से गेहूं, गन्ना, आलू तीनों में से कोई एक ट्रिक करके चले आएंगे और यहां पर आके जब आंसर की में आप मिलाएंगे तो 1 अंक जोड़ेंगे। और जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो जब 1 अंक आपका कटेगा तब दिमाग आपका खुलेगा कि अरे भाई तो नहीं, हम छोड़ दिए थे। इसलिए क्वेश्चन को पूरा सही तरीके से आपको पढ़ना है। इसी क्वेश्चन में आपका आंसर छिपा होता है की पॉइंट के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल प्रथम स्थान पर नहीं है? तो क्या गेहूं नहीं है, गन्ना, आलू या चावल? बताइए। फसल 3 प्रकार की होती है। रबी की फसल होती है, दूसरे नंबर पर जायद होती है और एक फसल होती है आपकी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है आपकी, इसमें आपका चावल, धान ये प्रमुख है और रबी की फसल में गेहूं, चना मतलब चना, मटर, सरसों आदि फसलें आती हैं। और जायद के महीने में आपका खरबूज, तरबूज देखने के लिए मिलता है। खरबूज और तरबूज हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, ये तमाम चीजें। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रमुख फसल भारत में पाई जाती है, रबी, जायद, खरीफ। और जो उत्तर प्रदेश में है, चावल जो है यह प्रथम नहीं पाया जाता है। गेहूं जो है, गेहूं के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। गन्ना में भी प्रथम स्थान पर है, आलू में भी प्रथम स्थान पर है, चावल में यह पहले स्थान पर नहीं है। तो यूपी जीके से आपका 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और ये रहा हमारे सेशन का लास्ट सवाल। देखते रहिए एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।